आज हम शुरू करेंगे हमारी एनसीईआरटी क्लास 10th की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, जो कि है वन और वन्य जीव संसाधन। ये जो वीडियो है ये हमारा इसका भाग 1 है। इस भाग में हम पढ़ेंगे कि वन और वन्य जीव जो हैं वो मनुष्य के लिए संसाधन हैं और कैसे हम इनका शोषण कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए कि इस फ़ायदेमंद संसाधन को बचाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वन है इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक है हमारा वनस्पति जात और दूसरा है प्राणी जात। अब इसमें क्या है कि वनस्पति जात में हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब आ जाते हैं, और इसी तरह से जो प्राणी जात है इसमें सभी जीव और जंतु या जानवर सभी आ जाते हैं। तो हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पर हमारे साथ, आपको पता है कि बहुत ढेर सारे जीव और जंतु और साथ में पेड़ पौधे भी रहते हैं, जैसे कि सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर जोंक तक, और छोटे छोटे पौधे से लेकर बड़े बड़े जो वट वृक्ष होते हैं उन्हें भी, वो भी हमारे साथ रहते हैं। चूहे, गिलहरी, मछली, बड़ी ब्लू व्हेल तक सभी हमारे साथ हमारी पृथ्वी पर रहते हैं। ये पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम लोग रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। बहुत ढेर सारी जैव विविधता देखने को हमें मिलती है। तो भारत जैव विविधता के संदर्भ में बहुत ही समृद्धशाली देश है। हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य उपजातियाँ हैं, वन्य जीव की उपजातियाँ हैं, और लगभग 47,000 जो हैं वो वनस्पतियों की उपजातियाँ हैं। इसका मतलब है कि विश्व की लगभग जो 7% वनस्पति और लगभग 6.5% का जो वन्य क्षेत्र है, वन्य जीव क्षेत्र है, वो भारत में ही है। जैव विविधता क्या होती है कि किसी भी प्रदेश में, प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियों की जो विविधता है या बहुलता है, उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक पेड़ है जिसकी जाति है सेब। पेड़ है, इसमें मतलब इसकी जाति है सेब, और इस सेब की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि कश्मीरी सेब, ग्रीन एप्पल, पीला सेब, हनी क्रिस्प एप्पल, गाला एप्पल, डिलीशियस, मतलब कई वैरायटी आपको इसी पेड़ की मिल जाए, मतलब इसी सेब की मिल जाएंगी। तो इसी प्रकार मछली एक प्रकार की जाती है, और इसमें भी कितनी ही प्रजातियां हैं, जैसे कि झींगा मछली है, रेहू है, सुशी मछली है, शार्क है, वेल है, और भी पता नहीं कितनी तरह की मछलियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। इसी प्रकार हर एक पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं की जो प्रजातियाँ होती हैं वो हमें देखने को मिल जाती हैं। जिस क्षेत्र में अधिक जीव होंगे, अधिक जीवों की प्रजातियाँ होंगी, तो वो जो क्षेत्र है वो जैव विविधता में उतना ही अच्छा होगा। अब जो वनस्पति और जो प्राणी जात होता है, जैसा कि चैप्टर में हमने पढ़ा, चैप्टर के नाम में ही हमने पढ़ा है कि इन्हें क्या बोला गया, संसाधन कहा गया है। और आप जानते हैं कि संसाधन क्या होता है। जैसे कि अगर ये एक पेड़ है तो इस पेड़ से हमें कई चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि हमें दवाइयाँ भी इस पेड़ से मिल रही हैं, घर बनाने के लिए हमें लकड़ियाँ मिल जा रही हैं, पशु के लिए चारा मिल जा रहा है, जलावन के लिए लकड़ियाँ मिल जा रही हैं, कई तरह के जो खेलने का सामान है वो इसके द्वारा बनाया जाता है, फर्नीचर बनाया जाता है, और रबर के टायर हम बना लेते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। बहुत से जो वन्य जीव जंतु हैं उनके लिए एक घर है, जंगल। फिर कई तरह की और भी कई चीज़ें हैं, जैसे फल है, शहद है, या ऑक्सीजन भी हमें इसी पेड़ से मिल जाती है या फिर जंगल से मिल जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें पेड़ों से मिलती हैं। तो ये जो जंगल हैं या जो पेड़ है वो हमारे लिए क्या बन गया, संसाधन बन गया। ये सारी चीज़ें भौतिक वस्तुएं हैं, और इनके अलावा भी जो वनस्पति होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी मनुष्य के जीवन में।
जैसे कि आपको पता है कि ये जो पेड़ होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो होती है यानी कि जो धरती का तापमान जो बढ़ रहा है उसे भी कम करते हैं। वाष्पीकरण का काम करते हैं। वाष्पीकरण से क्या होता है कि जो धरती है उस पर नमी बनी रहेगी। पक्षियों और कीड़ों के लिए निवास का भी प्रबंध करते हैं। बहुत अधिक जो सर्दी गर्मी होती है उससे भी हमें बचाते हैं। प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं। जहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं वहाँ पर ये हवा को भी रोकने का काम करते हैं। मृदा अपरदन को रोकते हैं। ईंधन के लिए लकड़ियाँ देते हैं, इमारती लकड़ियाँ देते हैं और न जाने क्या क्या, मतलब वनस्पति जगत की जो उपयोगिता है, इसी वजह से हम इन्हें कहते हैं संसाधन। तो अब देखते हैं कि जो जीव जगत होता है वो कैसे हमारे लिए संसाधन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें जीव जगत से भी कई चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि दूध है, मांस है, दही, खाल, फर, सींग, हाथी दांत, ये सारी चीज़ें जो होती हैं और इवन कुछ मेडिसिन्स मतलब दवाइयाँ होती हैं वो भी हमें इन जीव जगत से मिलती हैं। इन सबको देखते हुए हम कह सकते हैं कि जीव भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। विविध प्रकार के ये जो वनस्पति जात हैं और प्राणी जात हैं हमारे जीवन में इस तरह से घुल मिल गए हैं कि इन बहुमूल्य जो संसाधन हैं इनकी हम लोगों ने कद्र करना ही छोड़ दिया है और इसी वजह से ये जो संसाधन हैं वो अब हमारे आसपास से लुप्त होने लगे हैं। कुछ तो लुप्त हो भी चुके हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने जो पेड़ पौधे हैं और साथ में जो प्राणी जगत है उसके जो ये लुप्तता मतलब कि अति जो परिस्थितियां हैं जो इन्हें समाप्त करने पर तुली हुई हैं उसके आधार पर पौधों को और प्राणियों को 6 श्रेणियों में बांटा है। जैसे सबसे पहले सामान्य जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, सुभेद्य जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ, स्थानिक जातियाँ और लुप्त जातियाँ। अब ये जो संस्था है इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये एक ऐसी संस्था है जो कि प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखने के लिए ये काम करती है। अब जितनी भी वनस्पति और जीव हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम पहचानते हैं, वो इन्हीं 6 श्रेणियों में आते हैं। सबसे पहली जो श्रेणी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सामान्य जातियाँ। सामान्य जातियाँ उन्हें हम कहते हैं जो आसानी से हमें दिख जाती हैं। ये वे जातियाँ होती हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। जैसे पशु, गाय, बैल, भैंस, कुत्ते, चूहे, घोड़े, ये सब इसमें आते हैं। साल का पेड़, चीड़ का पेड़, रोडेंट्स, चूहे की फैमिली से ये आते हैं। तो ये वो जातियाँ हैं जो हमें आसानी से दिख ही जाती हैं। फिर आते हैं संकटग्रस्त जातियाँ। संकटग्रस्त जातियों से आप समझ सकते हैं इनके नाम से कि ये वे जातियाँ होती हैं जिन्हें खतरा है। वे जातियाँ जिनके लुप्त होने का खतरा है, इनकी जो जनसंख्या है वो भी बहुत कम है और जिन विषम परिस्थितियों के कारण ये कम हुई हैं, अगर ये जारी रहती हैं, ये ऐसे ही बनी रहेंगी तो ये जो पृथ्वी है उससे ये सारी की सारी जो जातियाँ हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इनके कम होने से हमारी जो पृथ्वी है उस पे वन जो प्राणी हैं, इस तरह के जो प्राणी हैं उनकी जैव विविधता खत्म हो जाएगी। जैसे कि काला हिरन, काला हिरन इसकी जो जाति है वो संकटग्रस्त जातियाँ हैं, ये धीरे धीरे पृथ्वी से कम होती रह रही हैं। ऐसे ही मगरमच्छ है, ये भी हमारी पृथ्वी से धीरे धीरे कम होता रह रहा है। भारतीय जंगली गधा, ऐसे ही गेंडा और शेर पूंछ वाला बंदर, ये सब के सब वो जातियां हैं जो संकटग्रस्त में आती हैं। मतलब इनकी जनसंख्या जो है वो बहुत कम है पृथ्वी पर और अगर इनकी परिस्थितियां नहीं बदलती हैं, नहीं सुधरती हैं तो ये धीरे धीरे पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगी। अगली जातियां हैं लुप्त जातियां। लुप्त जातियां वो होती हैं जो
बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिलती हैं। ये वे जातियां हैं जो लुप्त हो चुकी हैं या कहें कि ख़त्म हो चुकी हैं। ये जातियां या तो किसी एक क्षेत्र से पूरी तरह से लुप्त हो चुकी हैं, या फिर किसी प्रदेश से या पृथ्वी से या पूरे हम ये देश से या फिर पूरी पृथ्वी से ये समाप्त हो चुकी हैं, और इनको वापस लाने के लिए कुछ किया भी नहीं जा सकता है। इसका एक उदाहरण है डायनासोर, जिनके बारे में हम सिर्फ सुनते हैं कि कहानियों में या टीवी पर हम देखते हैं कि ये धरती पर अब कभी है ही नहीं। ये सिर्फ रिकॉर्ड्स में ही है कि कभी इस तरह का भी कोई जानवर था जिसे डायनासोर कहा जाता है। ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के स्थानों पर अगर खोजा गया तो वहाँ ये थी ही नहीं। ये जातियां स्थानीय क्षेत्र से, प्रदेश से, महाद्वीप से या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो चुकी हैं। इसके अलावा है एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली जो बतख है वो भी लुप्त जातियों में आती है। फिर बात करते हैं एशियाई चीते की, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो एशियाई चीता, जैसे आपकी बुक में हेडिंग दी हुई है, तो इसमें बोला गया है कि एशियाई चीता लुप्त हो गया है या कहाँ चला गया है। तो जो एशियाई चीता होता है वो धरती पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला स्तनधारी जीव है। ये 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। चीता जो है वो बिल्ली परिवार का एक सदस्य है, और हमें आमतौर पर लगता है कि चीता जो है वो एक प्रकार का तेंदुआ है, जबकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। चीते की जो पहचान है वो आप कर सकते हैं ऐसे कि इसके आँख के कोने से लेकर इसके मुंह तक का आप देखेंगे कि एक धारी जैसी बनी हुई है, एक आंसुओं की एक लकीर नुमा निशान है। तो इसी से ये पता चलता है कि ये एक चीता है, नहीं तेंदुआ। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो 20वीं शताब्दी से पहले जो था वो चीता अफ्रीका और एशिया के दूर दूर तक फैला हुआ था, मतलब वहाँ पे ये मिल जाता था, दिखाई देते थे अफ्रीका में और एशिया में। अब लेकिन ये पूरी तरह से इन जगहों से, अफ्रीका या एशिया से पूरी तरह से लुप्त हो चुके हैं। इनके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने के कारण, क्योंकि जिन पशुओं पर ये शिकार के लिए निर्भर थे वो भी कम हो गए हैं, वो भी लुप्त हो चुके हैं। तो ये भी अब धीरे धीरे लुप्त होने के उसमें आ गए हैं या लुप्त हो चुके हैं। भारत ने 1952 में ये जो चीता प्रजाति है इसे लुप्त घोषित कर दिया है। अब कुछ स्थानिक जातियों के बारे में करते हैं कि ये वे जानवर होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में ही देखने को मिलते हैं। ये जातियाँ प्रायः प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। इसका मतलब है कि या तो ये किसी एक राज्य में या किसी देश में ही देखने को मिलेंगी, जैसे कि अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर और जंगली सूअर, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल प्रदेश का मिथुन। ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनके नाम में ही पता चलता है कि ये किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ही देखने को मिलेंगे। ये स्थानिक जातियां हैं। दुर्लभ जातियां, इन जातियों की संख्या जो है वो बहुत कम है, और यदि इनको प्रभावित करने वाली जो विषम परिस्थितियां हैं, चाहे प्राणी जात के लिए कहें या वनस्पति जात के लिए, अगर वो परिवर्तित नहीं होती हैं तो ये भी संकटग्रस्त जातियों में आ जाएंगी। मतलब कि ये जातियाँ जो हैं वो बहुत मुश्किल से देखने को मिलती हैं, इसीलिए वे दुर्लभ हैं। इनकी जनसंख्या बहुत अधिक नहीं होती, तो इसीलिए वे बहुत जल्दी संकटग्रस्त श्रेणियों में आ जाती हैं, जैसे कि जाइंट पांडा। ऐसे ही जो रेगिस्तानी लोमड़ी है वो भी दुर्लभ श्रेणी में आती है, और हॉर्नबिल, ये भी दुर्लभ श्रेणियों की जातियाँ हैं। फिर इसके बाद है सुभेद्य जातियाँ। ये वे जातियाँ होती हैं जिनकी जो जनसंख्या है वो तेज़ी से घट रही है, और इसी तरह से इनकी जनसंख्या अगर घटती रहेगी तो ये संकटग्रस्त जो जातियाँ उनकी श्रेणी में आ जाएंगी, जैसे कि नीली भेड़, ऐसे ही गंगा नदी की डॉल्फिन, और जो एशियाई हाथी है, ये सब के सब सुभेद्य जातियों में आते हैं।